दोस्तों नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी अपराध बोध। जनवरी माह का आखिरी सप्ताह। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरे का आलम यह कि सुबह पड़ोसी का दरवाजा भी ना दिखाई दे। ऐसे में गर्म लिहाफ से निकलने का किसका मन करता है। सो बाबूजी का काफी देर से जागते हुए भी लिहाफ में दुबके रहना स्वाभाविक ही था। अब उम्र भी तो उनकी 83 को छू रही थी। बेटा बहू और रिंकी यानी बाबूजी की पोती सब अभी संभवतः सो ही रहे थे। बाबूजी ने लेटे लेटे ही चश्मा लगाकर मोबाइल में समय देखा। 8:30 बज रहे थे। आज रविवार था, सबकी छुट्टी थी, सो यूं भी उठने की जल्दी नहीं थी। बाबूजी बाथरूम जाना चाह रहे थे पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी डोरबेल बजी। निश्चय ही रूबी होगी। रूबी यानी घर की मेड सर्वेंट। ऑल इन वन थी वह। झाड़ू पोछा बर्तन खाना नाश्ता सभी उसके जिम्मे था। यूं बहू सीमा हाउसवाइफ थी और बड़ी कामकाजी भी, पर पिछले 2-3 सालों से एनीमिक हो जाने के कारण अधिक काम वह चाह कर भी नहीं कर पाती थी। सो पैसे की तंगी होते हुए भी खाना बनाने के लिए भी मेड को रखना पड़ा था। डोरबेल की आवाज़ सुन बहू सीमा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही जैसे बाहर की सारी ठंड अंदर आ गई। रूबी ही थी। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और बोली, अरे बड़ी ठंड है भाई। क्या हाल है बाबूजी? रूबी की खनकती आवाज़ से जैसे पूरा घर जाग गया था। अरे रूबी थोड़ा धीरे बोल, रिंकी ने लिहाफ के अंदर से ही आवाज़ लगाई। रूबी, बाबूजी को गर्म पानी दे और बढ़िया सी चाय बना, अदरक काली मिर्च वाली। कहती हुई सीमा फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। दिल्ली शहर में रूबी जैसी काम वाली मिल जाना बाबूजी भाग्य की ही बात मानते हैं। पिछले 2.5-3 सालों से वह यहाँ काम कर रही है और घर के सदस्य जैसी हो गई है। लीजिए बाबूजी अपना गर्म पानी और 5 मिनट में गर्मा गर्म चाय आ रही है, रूबी ने नाटकीय अंदाज में कहा। एक गिलास गुनगुना पानी पी बाबूजी का शरीर कुछ सक्रिय हुआ। धीरे धीरे वे उठे। एक पुलोवर और डाला शरीर पर। पैरों में मोजे, सिर पर मफलर पहले से ही थे। अपनी छड़ी ली और धीरे धीरे बाथरूम की ओर चले। फ्रेश होकर जब वे अपने बिस्तर तक आए तो रूबी चाय लिए खड़ी थी। आहिस्ता से बाबूजी बेड पर बैठे और लिहाफ में पैर डालकर रूबी के हाथ से ट्रे लेकर लिहाफ पर ही रख लिया। चाय की पहली चुस्की लेकर बोले, जीती रहो बिटिया, कैसे आई तुम इतनी ठंड में? रूबी हंसी, अरे बाबूजी लाख कोहरा हो, पर लोग तो चल ही रहे हैं ना। वो तो आज छुट्टी है, नहीं तो अभी रिंकी और भैया भी निकल लिए होते। हाँ, कहती तो तू ठीक ही है। कहते बाबूजी चाय पीने लगे और रूबी और सीमा अपने अपने चाय के प्यालों के साथ ड्राइंग रूम में आ बैठी। सीमा सोफे पर और रूबी अपने स्टूल पर। क्या क्या काम होने हैं, नाश्ते खाने में क्या बनना है, उनकी बातों का विषय था। चाय पीते प्रकट में सहज दिख रहे बाबूजी का मन उदास हो गया था। यह पहली बार था कि बाबूजी यहाँ बेटे के घर आए थे और पत्नी साथ नहीं थी। यहाँ क्या, अब तो पत्नी का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया था। 6 महीने हो रहे थे, लंबी बीमारी के बाद साथ छोड़ गई थी पत्नी। 58 वर्षों का लंबा साथ। स्वाभाविक था कि उन्हें पत्नी की और पत्नी को उनकी आदत हो गई थी। तमाम सुख दुख साथ देखे थे उन्होंने।
सो अब उनका साथ न होना पल पल टीसता था बाबूजी को। पत्नी लगभग 2.5 वर्ष से पूरी तरह से बिस्तर पर थी। बेटे बहू ने बहुत आग्रह किया कि अब ये दोनों दिल्ली आकर उनके साथ ही रहें, पर बाबूजी अपने घर इलाहाबाद ही रहे। कारण कई थे। जिस घर में, जिस शहर में जिंदगी बीती, उसे यूं छोड़ना आसान नहीं था। फिर यहाँ अपने घर में पत्नी के पूरी तरह से बिस्तर पर रहते हुए भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। पत्नी की देखभाल उनकी बरसों पुरानी काम वाली कर रही थी और घर के कामकाज उसकी बहू ने संभाल लिए थे। पर जब पत्नी नहीं रही तो बेटे रमेश ने उनकी एक न सुनी और उन्हें यहाँ बेटे के घर आना ही पड़ा। ठीक भी था। अपना घर, जहाँ के कोने कोने में पत्नी की यादें बसी थीं, उस बड़े से घर में, इस उम्र में, इस पीड़ा, इस अकेलेपन के साथ उनका रहना संभव भी नहीं था। बेटा लेखन से जुड़ा था, एक प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस में काम करता था। धीरे धीरे करके एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था। एक बेडरूम, एक हॉल और किचन था। बाबूजी आए तो हॉल में ही पर्दा डालकर पार्टीशन कर एक हिस्सा उनके लिए निकल आया था। तो बाबूजी, आज आपको नाश्ते में सूजी का हलवा और ब्रेड बटर कैसा रहेगा? रूबी हंसती हुई पूछ रही थी। अरे बिटिया, कुछ भी खिला दे, बाबूजी सामान्य भाव से बोले। और खाने में गोभी मटर वाली तहरी, दही और पापड़ के साथ? क्यों बाबूजी, कैसा है मेनू खास आपके लिए? सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट, रूबी ने छेड़ा। अच्छा, तो तू मेरे दांतों का मजाक बना रही है? बाबूजी हंस पड़े। यही तो चाहती थी रूबी, बाबूजी प्रसन्न रहें। इस बात का ख्याल बेटा बहू रिंकी तो करते ही थे। रूबी को भी उनकी उदासी अच्छी नहीं लगती थी। सच तो यह था कि बाबूजी जिंदगी से लबरेज एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनके आशावादी दृष्टिकोण, सरल स्वभाव और उनके उत्साह उल्लास से परिपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता था। उनकी कर्मठता की सराहना घर बाहर, कार्यालय, हर जगह थी। अवकाश प्राप्ति के बाद भी बड़ी नियमित थी उनकी दिनचर्या। सुबह सुबह दूर तक भ्रमण, लिखना पढ़ना, शाम घंटे 1.5 घंटे सत्संग। अवकाश प्राप्ति के बाद उन्हें कभी यह सोचना नहीं पड़ा कि समय कैसे कटे। जिंदगी बड़े सुकून से बीत रही थी और सोचते थे कि बाकी के दिन भी यूं ही बीत जाएंगे। पर पत्नी की बीमारी ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया था। 83 की उम्र में शरीर तो दुर्बल हो ही रहा था, मन भी कमजोर हो गया था। और एक दिन पत्नी चल बसी। बाबूजी यहाँ आ गए बेटे के पास। सचमुच वक्त के साथ कितना कुछ बदल जाता है। अरे बाबूजी, कहाँ खोए हैं? यह लीजिए अखबार, और नाश्ता भी आ रहा है, रूबी ने अखबार बाबूजी को पकड़ाते हुए कहा। बाबूजी अखबार की सुर्खियों पर नजर डाल ही रहे थे कि बहू सीमा नाश्ता लिए आ गई। अरे इतनी जल्दी? बाबूजी बोले। कोई जल्दी नहीं बाबूजी, 10:30 बज रहे हैं। सीमा ने नाश्ते की ट्रे लिहाफ पर बाबूजी के पैरों पर रखते हुए कहा। बाबूजी ने हाथों से पकड़कर ट्रे संभाली। इतने में बाथरूम से निकलते हुए बेटे ने टोका। सीमा, कितनी बार कहता हूं कि बाबूजी को नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ही दिया करो। फिर वह बाबूजी से मुखातिब हुआ। बाबूजी, लिहाफ में हर वक्त पैर डालकर बैठे रहने से आपके पैर और घुटने जाम हुए जा रहे हैं। बात तो तू ठीक कहता है, बस जरा ठंड कम हो जाए। फिर तू तो जानता है ना कि मैं यूं बिस्तर में बैठने वाला नहीं हूं, बाबूजी धीरे से बोले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहता रमेश अपनी तैयारी में लग गया। यूं तो आज छुट्टी थी, पर उसे किसी सेमिनार में जाना था। रमेश जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। बाबूजी का नाश्ता खत्म हो चुका था।
और अब रूबी हाजिर थी, ट्रे में बाबूजी के लिए 1 कप में दूध और गिलास में पानी लिए। बाबूजी ने ट्रे बेड से लगी खिड़की पर रख दी और अपनी दवाएं निकाली, जो खिड़की पर ही एक डलिया में रखी थीं। इस उम्र में दवाओं के बल पर ही तो चल फिर पा रहे थे। एक गोली मुंह में डाल पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप गया और पानी के गिलास और दूध के कप के साथ ट्रे बिस्तर पर आ गिरी। दूध और पानी चादर भिगोते गद्दे में समाने लगे। अरे अरे, देखो देखो, बाबूजी घबराहट में बोल पड़े। सबसे पहले बेटे ने ही इसे देखा और चिल्ला पड़ा, यह तो होना ही था, मेरी बात तो कोई मानता नहीं। अब करो सफाई, सुखाओ गद्दा चादर इस ठंड में। आवाज सुन सीमा और रूबी भागी आईं। रिंकी भी आ गई। रमेश बोलता जा रहा था, कैसे होगा साफ या गद्दा, कहाँ सूखेगा, किस पर सोएंगे अब आप? बाबूजी अपराध बोध से सिर झुकाए मूर्तिवत बैठे रह गए। सीमा ने बात संभाली, अरे हो जाएगा सब, आप निकलिए ना, आपको देर हो रही है। हाँ मैं तो जा ही रहा हूं, पर बाबूजी थोड़ा हाथ पैर चलाइए, नहीं तो कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहेगा, कहता हुआ रमेश निकल गया। बाबूजी की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क आए, जिसे उन्होंने रुमाल से नाक साफ करने के बहाने पूंछ लिया। सीमा भी बढ़ी हुई परेशानी से मन ही मन खींच गई थी, पर प्रकट में बोली, बाबूजी चलिए, बालकनी में धूप आपका इंतजार कर रही है। कितना काम बढ़ा दिया तुम्हारा, बहुत परेशान करता हूं मैं तुम लोगों को। बहुत उदास था बाबूजी का स्वर। कैसी बात करते हैं बाबूजी, आप आइए बालकनी में, मैं यहाँ कुछ करती हूँ, सीमा बोली। बाबूजी चुपचाप धीरे धीरे चलते हुए बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ गए। धूप अच्छी निकल आई थी, पर उनके संतप्त मन को यह गुनगुनी धूप भी सुकून न दे सकी। बार बार आंखें भर आ रही थीं। पत्नी की बहुत याद आ रही थी। याद आ रहा था अपना घर। ऐसी स्थिति वहां अपने घर पर हुई होती तो क्या वे ऐसे चुप रह जाते? क्या उन्हें कोई अपराध बोध होता? पत्नी 1 कहती तो वे 2 कहते, वे 2 कहते तो पत्नी 4 कहती, और अंत में दोनों मिलकर गद्दे की सफाई करते और उसे डलवा देते धूप में, चाहे छत पर या फिर लॉन की 4 दीवारी पर। दूसरा गद्दा बिछ जाता बेड पर। ना जगह की कमी थी, ना सामानों की। अखबार बाबूजी के हाथों में था, पर विचारों की श्रृंखला चलती ही जा रही थी। कितना अशक्त हो गया हूं मैं, सचमुच मुझे बिस्तर पर बैठकर नाश्ता नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी ही थी। आते जाते सीमा बाबूजी को देख रही थी। उनके आंसू, उनकी मनःस्थिति उससे छिपे नहीं थे। उनके आंसू देखकर उसके मन की खीज छंट गई। सीमा के मानस पटल पर उभर आया था अतीत का वह चित्र, जब उसकी मां को सत्संग भवन में भैया द्वारा लाई चप्पल खो आने पर भाभी ने कितनी फटकार लगाई थी। अपमान, दुख और पीड़ा मां की आंखों में आंसू बन छलक आए थे, पर वे यह न कह पाई थीं कि बहू, आज तुम मुझे एक चप्पल खुआने पर इतना कुछ सुना रही हो। पापा नहीं रहे तो क्या, उनकी पेंशन और उनका बनवाया यह घर आज भी मेरे गुजारे के लिए काफी है। सीमा ही कहाँ कुछ कह पाई थी, क्योंकि बात बढ़ाने का असर मां पर ही आना था। वह तो इत्तेफाक से उस वक्त वहां थी, पर मां तो हर दिन तेज तर्रार बहू के जाने कितने दंश बर्दाश्त करती थी। पर सीमा कोई ऐसा दंश बाबूजी को नहीं देगी। रूबी जा चुकी थी। सीमा ने खुद ही बढ़िया सी चाय बनाई और बाबूजी के पास आ बैठी। धूप अच्छी है ना बाबूजी? हाँ, पर सीमा, गद्दा कैसे साफ होगा, दूध जम जाएगा उसमें।
जाने कैसे गिर गया दूध। बाबूजी के स्वर में पीड़ा थी, अपराध बोध था। अरे बाबूजी छोड़िए भी, मैंने और रूबी ने पानी से गद्दे का उतना हिस्सा धो दिया है और अब प्रेस से सुखा दूंगी, सीमा ने तसल्ली दी। ओ ममा, आप लोग भी ना बरसों पीछे ही चलेंगी। अरे बाबा, ब्लोअर किस लिए है? और फिर आपका हेयर ड्रायर कब काम आएगा? चलिए चलिए जल्दी से चाय ख़त्म कीजिए। हम सब मिलकर गद्दा सुखाते हैं। एंजॉय द फन। गद्दा सुखाओ अभियान। अरे भाई, प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। यह रिंकी थी जो बाबा से मुखातिब थी। अरे बाबा, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसे सीधा करने के लिए याद कीजिए रिंकी द ग्रेट को। तो आप दोनों मेरे साथ आइए जल्दी से, कम फास्ट, कहती रिंकी मम्मा का हेयर ड्रायर निकालने चली गई। रिंकी के इस नाटकीय अंदाज ने बाबूजी और सीमा दोनों को हंसा दिया। बाबूजी का मन हल्का हो आया। रिश्तों का स्नेहिल स्पर्श पा उनके मनः पटल पर छाया पीड़ा और अपराध बोध का कुहासा छंट गया था और अब गुनगुनी धूप सुखद लग रही थी। तो यह थी मेरी लिखी कहानी अपराध बोध। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।